डियर स्टूडेंट्स, हम ऑडिटिंग विषय के अंतर्गत आज इंटरनल कंट्रोल मेजर्स पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि हम त्रुटियों और गबन को रोक सकें। त्रुटियां और गबन जल्दी से जल्दी हम पकड़ सकें और आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकें। अंकेक्षण के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण का मतलब होता है कि संस्था के अंतर्गत जिसका अंकेक्षण हम करवाने वाले हैं अपने पास उपलब्ध साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि इस प्रकार की गलतियां, अशुद्धियां, गबन रोक सकें, पकड़ सकें और ठीक कर सकें। इसके लिए बाह्य पक्ष या बाह्य संस्था, बाह्य व्यक्तियों इनका उपयोग नहीं करें। अंकेक्षणकर्ता ये बाह्य व्यक्ति है। अंकेक्षणकर्ता के स्टाफ ये संस्था के लिए बाह्य पक्ष हैं। हम इनका उपयोग नहीं करते। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत संस्था के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों का ही उपयोग करके इनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार व्यवसाय के प्रत्येक आंतरिक पहलू को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करने को आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। अर्थात आंतरिक नियंत्रण का अर्थ नियंत्रण के उन संपूर्ण उपायों से है जो संस्था के प्रबंधकों द्वारा अपनाए जाते हैं ताकि व्यवसाय को उचित ढंग और नियमानुसार संचालित किया जा सके। संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके, गलती अशुद्धियों को रोका जा सके और लेखों की सत्यता और विश्वसनीयता बनी रहे। इन्हीं तत्वों के आधार पर स्पाइसर, पेगलर, डब्ल्यू बिग इन्होंने भी अंकेक्षक के आंतरिक नियंत्रण को परिभाषित किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं व्यवसाय में गड़बड़ी, अशुद्धियाँ, धोखाधड़ी, छल कपट आदि की संभावना कम करने की दृष्टि से जिन उपायों का उपयोग किया जाता है उन्हें आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। यानी हम अपने कर्मचारियों में भी कार्य का विभाजन करके भी नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे हम रोकड़ी माल बेचते हैं तो माल बेचने वाला अलग व्यक्ति होगा, उसका बिल बनाने वाला अलग व्यक्ति होगा, पैसा एंटर करने वाला, प्राप्त करने वाला अलग व्यक्ति होगा, रजिस्टर या पुस्तकों में लिखने वाला अलग व्यक्ति होगा। हमने यही काम 4 व्यक्तियों में विभाजित कर दिया। तो जब तक ये चारों व्यक्ति नहीं मिलेंगे इस व्यवहार के संबंध में गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होगी। तो कार्य विभाजन के द्वारा भी हम आंतरिक नियंत्रण कर सकते हैं। वह आंतरिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आंतरिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है यह विश्वास दिलाना कि व्यवहारों का सही लेखा किया है, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा की है, गलती एवं गबन को रोका है या हमने शीघ्र उसको पकड़ लिया है,
उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना की है। प्रत्येक क्रिया के संबंध में हमने अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की है। संस्था में सामग्री क्षय प्लांट पूंजी के उपयोग में कुशलता लाना, यह आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य है। प्रबंधक द्वारा अधिक व्यक्ति की संपत्तियों को पहुंचने की अनुमति देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधकों द्वारा निश्चित किए गए तरीकों से व्यवहार किए गए हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण या संक्षेप में कह सकते हैं गलतियों को रोकना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारा आंतरिक नियंत्रण का। अब आंतरिक नियंत्रण किया कैसे जाए, इसके दो महत्वपूर्ण उपाय हैं आंतरिक नियंत्रण के। एक उपाय आंतरिक निरीक्षण और दूसरा है आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल कंट्रोल। ये दोनों उपाय, क्योंकि जिसे पहले बताया, इनके अंतर्गत बाह्य संस्था या बाह्य व्यक्तियों का नियंत्रण के लिए उपयोग नहीं होता है। इंटरनल कंट्रोल में भी नहीं होगा और इंटरनल ऑडिट में भी नहीं होगा। संस्था में जो पहले से कार्य कर रहे हैं उन्हीं व्यक्तियों का उपयोग करके हम आंतरिक नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेक। आंतरिक निरीक्षण का मतलब क्या है? तो आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच एक ऐसी लेखा प्रक्रिया है जिसमें इस प्रकार प्रबंध किया जाता है कि गलती एवं गबन स्वतः रुक जाएं अथवा पुस्तपालन के संचालन द्वारा पकड़ में आ जाएं। हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लेखा कार्यों को कर्मचारियों में उनकी योग्यता अनुसार विभाजित किया जाता है। किसी भी कर्मचारी को कार्य स्वतंत्रता पूर्वक अनिवार्य रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचा जा सके की व्यवस्था की जाती है। यानी एक तरह से कार्य विभाजन का तरीका है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि हमारे पास जैसे रोकड़ प्राप्ति का है, तो कैश लेने वाला व्यक्ति अलग होगा, पुस्तकों में लिखने वाला व्यक्ति अलग होगा। दोनों एक ही व्यक्ति नहीं होंगे। जिसने पैसा लिया, पैसा जिनका उसको रसीद दे देगा, ये काम एक व्यक्ति करेगा। उस रसीद के आधार पर लेखा पुस्तकों में लिखेगा, ये दूसरा व्यक्ति करेगा। यानी हम अपने काम का विभाजन इस प्रकार से करते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पूरा व्यवहार नहीं देखता। अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है। यही बात डी पोला, स्पाइसर और पैगलर ने आंतरिक चेक निरीक्षण को परिभाषित करते समय कहा है। पैगलर ने क्या कहा है? आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कर्तव्य विभाजन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित समस्त कार्यों को न लिख सके, ताकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की साठ-गांठ के बिना छल कपट नहीं हो सके और इसके साथ साथ अशुद्धियों की संभावना कम हो जाए। यानी कोई अकेला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से लेखा पुस्तकें नहीं रखेगा, उसके अनिवार्य रूप से दूसरे व्यक्ति के द्वारा जांच की जाएगी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यावसायिक व्यवहारों के लेखे के कार्यों को विभिन्न कर्मचारियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक कर्मचारी की कार्य की जांच स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जा सके और दूसरे कर्मचारी की जांच तीसरे व्यक्ति की जा सके, और ये काम अंतिम जो एंट्री करने वाला व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, वहाँ तक जारी रहेगी। अब हमको देखना पड़ेगा कि आंतरिक निरीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आंतरिक निरीक्षण की विशेषताओं में
आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में प्रत्येक कार्य को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। कर्मचारी को कार्य का केवल एक भाग संपादित करना होता है जिसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। जैसे कैश प्राप्ति के लिए बताया, कैश लेने वाला कैश प्राप्त करने तक उत्तरदायी है, लेखा पुस्तकों में लिखने का उसका उत्तरदायित्व नहीं है। रसीद बुक के आधार पर दूसरा व्यक्ति उसको लिखेगा। दूसरा, इस प्रणाली में कोई भी कार्य अकेले व्यक्ति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता है। तीसरा, इस प्रणाली में पहले कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी की जांच अनिवार्य रूप से तीसरे कर्मचारी द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। आंतरिक निरीक्षण के कार्य दौरान ही अशुद्धि का पता लग जाता है क्योंकि एक व्यक्ति की कार्य जांच अनिवार्य रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा की जा रही है। पांचवा, इसमें प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित कर दिया जाता है ताकि त्रुटि होने पर उसी कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जा सके जिस हिस्से से वह संबंधित है। यह एक लेखा प्रक्रिया है जिसमें इस प्रकार प्रबंध किया जाता है कि गलती और गबन स्वतः रुक जाएं अथवा लेखा पुस्तकों के संचालन के समय ही पकड़ में आ जाएं। इस प्रणाली में बिना साठगांठ के सभी कर्मचारियों की बिना साठगांठ के जो उस व्यवहार को दर्ज करने वाले हैं अनियमितताएं संभव नहीं है। यानी अनियमितताओं को बिना सभी कर्मचारी के मिले करना संभव नहीं होता। आंतरिक इतना महत्वपूर्ण आंतरिक निरीक्षण हमारी सिस्टम है, हर संस्था इसको अपने यहाँ अपनाता है। तो इससे कुछ उद्देश्य प्राप्त होते हैं हमको। किन उद्देश्यों के लिए हम आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करते हैं? तो आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था का जो मूलभूत उद्देश्य है, जैसे पहले भी बता रखा है मैंने आपको, छल कपट को रोकना, अशुद्धियों को रोकना, अशुद्धियों को शीघ्र सुधार कर लेना, कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण करना, जिस काम के लिए वह करने के लिए हमने उसको रेस्पॉन्सिबल मान रखा है, जो काम उसे करना है वह उसी के लिए उत्तरदायी होगा। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि एक ही काम को बार बार करेंगे तो गलती होने की संभावना कम हो, उसमें परफेक्शन आ जाएगा। संस्था के अंतिम खाते शीघ्र तैयार हो जाएंगे, अंकेक्षण कार्य सरल हो जाएगा यदि हमने आंतरिक निरीक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था कर रखी है। अब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है, एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कर्मचारियों के संबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे प्रणाली अच्छी तरह से काम कर सके, लेखांकन के संबंध में कौन कौन सी होनी चाहिए, रोकड़ के संबंध में और अन्य, इनको बांट कर हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। कर्मचारियों के संबंध में जहाँ तक बात करें हम कौन कौन विशेषताएं कर्मचारी में होनी चाहिए, कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन करना चाहिए, उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया चाहिए ताकि गलतियां नहीं हों और अपनी कुशलता के साथ वह काम कर सकें। ईमानदार व्यक्ति नियुक्त किए जाएं, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लें उनसे और उनके सुपरविजन की पूरी व्यवस्था करें, उत्तरदायित्वों का निर्धारण करें, कार्य का अधिकृतीकरण करें और अनिवार्य छुट्टी पर भेजें। विशेषकर जो केस में डील करते हैं या स्टोर में डील करते हैं उन व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाए। जैसे बैंकिंग सिस्टम में आपको ध्यान होगा, बैंकिंग सिस्टम में व्यवस्था है कि एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्येक कर्मचारी को छुट्टी पर भेजा जाता है जो कैश में डील करता है, या
क्योंकि बैंक में तो सारा ट्रांजेक्शन कैश में होता है, लेने का और देने का। इसलिए कर्मचारी जब हम छुट्टी भेजेंगे उसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी काम करेगा, तो पहले कर्मचारी ने कोई गलती कर रखी है तो वो पकड़ में आ जाएगी। इसलिए यदि कोई कर्मचारी लंबे समय तक छुट्टी पर नहीं जा रहा है तो ये शंका का कारण हो सकता है कि व्यक्ति छुट्टी पर क्यों नहीं जा रहा है। तो वहाँ पर अनिवार्य रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर कर्मचारी को कम से कम 10 दिन, 15 दिन, सप्ताह भर संस्था की आवश्यकता अनुसार उसकी विशेषताओं को देखते हुए तय कर सकते हैं। अब हम लेखांकन के संबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। लेखांकन उचित प्रणाली, यानी दोहरा लेखा प्रणाली है ही काम में लें, एकल लेखा प्रणाली काम में नहीं लें। हमारी प्रक्रिया पुस्तिकाएं ठीक प्रकार से मेंटेन की जा सकें, सभी प्रपत्रों का प्रयोग किया जा सके, प्रपत्र पहले से निर्धारित हों कि किन का उपयोग करना है। लेखांकन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। स्टॉक नियंत्रण और कैश नियंत्रण, यह समुचित व्यवस्था इनकी होनी चाहिए। रोकड़ के संबंध में विशेष, क्योंकि रोकड़ ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत वैल्यू ज़्यादा होती है और स्थान कम ग्रहण करती है। 2000 रुपये की 100 का जो गड्डी होती है हमारी, उसको आसानी से जेब में रखा जा सकता है। तो एक नोट भी दी कोई कर्मचारी जेब में रख लेता है गबन करने की दृष्टि से, तो बड़ा मुश्किल होता है पकड़ना। सामान बड़ा होगा, लेकर जाएगा तो सबको ध्यान में आ जाएगा, वो सामान लेके जा रहा है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन कैश को सामान्यतः कम स्थान के अंदर ज़्यादा वैल्यूएशन होता है, इसलिए इसमें गबन होने की, चोरी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए मैकेनिकल सिस्टम उपयोग करो, मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, प्राप्ति और भुगतान की अलग अलग व्यवस्था की जाए, और जो कैश हमारे पास आया वह उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया जाए, या जो हमारा ऊपर का ऑफिसर है उसके पास जमा करा दिया जाए। यानी कम से कम समय तक वह संस्था में रहे और उसको तुरंत हम संस्था के बाद बैंक जहां हमारा खाता है वहाँ जमा कराए, तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। अब चूँकि आजकल मशीनों का ज़माना है, इसलिए जब मशीनों की बात करते हैं हम, तो मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है कि गलतियाँ भी कम होंगी और गबन होने की संभावना कम होगी। हमारी जो सिस्टम फ्लेक्सिबल, समय और परिस्थिति अनुसार उसमें आपस में परिवर्तन कर सकें हम। जो हमारे बाहर से डाक आ रही है उसको खोलने, पढ़ने और निर्णय लेने का पर उचित नियंत्रण होना चाहिए, और समय समय पर हम समीक्षा करते रहें। यदि ये सब हम काम करते रहेंगे तो हम एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली स्थापित कर सकेंगे। अब जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली हमने ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर ली है, तो इसके कुछ लाभ भी हमको मिलेंगे। लाभ मिलेंगे, अंकेक्षण कार्य सरल हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा, हमारे अंतिम खाते जल्दी तैयार हो जाएंगे, कर्मचारी सावधानीपूर्वक काम करेंगे क्योंकि पता है अनिवार्य रूप से उन काम की जांच होने वाली है, ईमानदार कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता है, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव का कारण से गलतियां कम होती हैं, और अशुद्धियां, कपट, गबन जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, ताकि हमारे अंतिम खाते सही और सही चित्रण का प्रस्तुतिकरण कर सकें। इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान इस संदर्भ में कर सकते हैं कि हमको खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि कर्मचारी ज़्यादा, जब हम कार्य का विभाजन करेंगे तो हमको काम में कर्मचारी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। जो काम एक व्यक्ति करता था, अब जांच करवानी है ये काम के अंदर दूसरे व्यक्ति से, तो हमको 2 या 3 कर्मचारी रखने पड़ेंगे। जितने में तो हमको कर्मचारी अधिक रखेंगे तो ये प्रणाली खर्चीली है, और इसके बाद भी ये नहीं कर सकते अब गलतियाँ नहीं होगी। गलतियाँ इसके बाद भी रह सकती हैं। एक ही काम की जांच दूसरा व्यक्ति करेगा तो समय अधिक लगेगा, श्रम का अपव्यय होता है। जब हम निरीक्षण प्रणाली कर दी तो हमारे जो व्यवसाय के स्वामी हैं, जो अधिक ध्यान देते हैं, वह थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। अंकेक्षक भी लापरवाह हो जाएगा कि निरीक्षण प्रणाली अपना रखी है तो सभी व्यवहारों की उतनी गहनता से जांच नहीं करता है। निरीक्षण प्रणाली
बुनियादी कर्मचारी को बुरा भी प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि पता कौन व्यक्ति किसकी जांच करेगा, उसकी नेचर क्या है वो समझ लेते हैं, उसके अनुसार अपना को व्यवस्थित कर लेते हैं। यह छोटी संस्थाओं चूँकि वो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अनुपयुक्त है। इस प्रकार आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से जहाँ हमको कुछ लाभ मिलते हैं, वहाँ इससे कुछ नुकसान भी हमको उठाने पड़ते हैं। आज हमने आंतरिक नियंत्रण में एक जो उसका मेजर है, आंतरिक या एक व्यवस्था है इंटरनल चेक सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा है। आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर। थैंक यू।